हेलो, नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज की जो वीडियो है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस एक वीडियो में ना आपकी सीडीपी की बहुत सारी थ्योरी कवर हो जाएंगे, बहुत सारे सिद्धांत इसके अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट तक इसको जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो। और एक बात और, अगर कोई ऐसा जानकार है आपका जो एस्टेट की तैयारी कर रहा है, तो आप उसके साथ भी ये वाली वीडियो शेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग वगैरह नहीं ले रहे, हाउस वाइफ्स भी हैं, लड़कियां भी हैं, है ना, जो कोचिंग नहीं ले पाती हैं। तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनसे इससे क्या होगा, उनकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम आनुवंशिकता से संबंधित नहीं है। आनुवंशिकता क्या होती है, वे गुण जो आपको अपने माता पिता से या पूर्वजों से मिलते हैं, है ना, वो आनुवंशिकता होती है, या हेरिडिटी जिसको बोल देते हैं। अब इससे संबंधित नियम दिए गए हैं अलग अलग। तो देखिए, पहला नियम क्या है, समानता का नियम। बिल्कुल, देखो अगर मैं मोटे तौर पर बोलूँ, अगर आपने देखा होगा, गधे का बच्चा गधा अलग से दिखता है, ठीक है, घोड़े का बच्चा घोड़ा दिखता है, ठीक है, वो समान दिखते हैं कि हाँ ये इसका बच्चा है, वो अलग से दिखता नहीं है। समानता का नियम है, लव सिमिलरिटी। ठीक है, या फिर आप देख लो, चूहे का बच्चा चूहा ही दिखेगा, गधा नहीं दिखेगा, वो अलग से दिखता ना कि समान है, ये चूहा ही है। अब आते हैं ह्यूमन बींग पर, मनुष्यों पर आते हैं। तो आपने देखा होगा, कई बच्चों को देखते ही, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको देखते ही कई लोग ये नहीं बता देते, अच्छा ये तो उसका बच्चा होगा, इसकी शक्ल तो सेम अपने पापा से मैच हो रही है, अपनी मम्मी से मैच हो रही है ना। तो वहाँ पर क्या लगता है, समानता का नियम आपका लगता है। तो समानता का नियम से आप समझे होंगे कि जैसे मम्मी पापा होंगे वैसा ही बच्चा होगा। अगर मम्मी पापा की हाइट अच्छी है तो बच्चे की भी हाइट अच्छी होगी, मम्मी पापा का जैसा कलर है वैसा ही बच्चे का होगा। ठीक है, तो ये तो होता है समानता का नियम। सेकंड आपका भिन्नता का नियम। देखिए, समानता का नियम होता है लेकिन कुछ हद तक ही लागू होता है। आप खुद से देखिए, आप है, मान लो 2 बहन भाई हैं, 3 बहन भाई, जितने बहन भाई हैं, क्या सबकी हाइट सेम है, क्या सबका कलर सेम है, अलग अलग है ना। ठीक है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, सब अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर भिन्नता का नियम होता है। भिन्नता का नियम क्या कहता है कि एक ही पेरेंट्स के 2 बच्चे भी क्या है, अलग अलग हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, उनमें भी वेरिएशन हो सकता है। तो थर्ड देखते हैं, इसका थर्ड क्या कहता है, प्रतिगमन का नियम। देखिए, लॉ ऑफ रिग्रेशन, ये हम पहले भी कर चुके हैं। लॉ ऑफ रिग्रेशन क्या होता है, मान लीजिए, देखिए पहली बात तो प्रतिगमन का मतलब ही क्या होता है, उल्टा। ठीक है, रिवर्स, यानी कि बिल्कुल अपोजिट होगा वो अपने पेरेंट्स के बच्चा। मान लीजिए किसी के मम्मी पापा हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन उनका बच्चा जरूर थोड़ा ना कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, उनका बच्चा इंटेलिजेंट नहीं भी हो सकता है। या हो सकता है, देखो मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, तो उसके अंदर क्या क्रिकेटर के गुण हैं, ठीक है, किसी के पेरेंट्स के अंदर, लेकिन जरूर थोड़ी ना कि बच्चा भी सेम उन्हीं गुणों के साथ पैदा हो। अगर किसी के मम्मी पापा गाना अच्छा गाते हैं, सिंगिंग अच्छी करते हैं, तो जरूर थोड़ी ना कि उसके बच्चे भी सेम ही सिंगिंग करेंगे। ठीक है, तो आपने कई बार देखा होगा, कुछ एक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं कि जो एक्टर थे वो तो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, लेकिन उनके बच्चे इतने ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए एक्टिंग के पर्पज़ से, है ना। तो प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है कि बिल्कुल अपने पेरेंट्स के अपोजिट होना। अगर मम्मी पापा इंटेलिजेंट हैं तो जरूर नहीं कि बच्चा भी इंटेलिजेंट हो, मम्मी पापा के जो गुण हैं उनसे बिल्कुल अपोजिट पैदा हो जाए। ठीक है, या हो सकता है मम्मी पापा कम इंटेलिजेंट है तो बच्चा इंटेलिजेंट पैदा भी हो सकता है, मतलब अपोजिट, जो उनके मम्मी पापा के जैसे गुण थे उनके बिल्कुल अपोजिट पैदा होना। ठीक है, तो ये आपको क्या है, तीनों आपके आनुवंशिकता से संबंधित क्या है, नियम है। जो आपका फोर्थ है प्रगति का नियम, ये आपका वृद्धि एवं विकास से रिलेटेड है, ना कि आनुवंशिकता से रिलेटेड है। ठीक है, तो फोर्थ इसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा है, तो नहीं के लिए हमें क्या ऑप्शन फिल करना पड़ेगा, फोर्थ ही ऑप्शन आपका फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए, परफॉर्मेंस यानी क्रियात्मक परीक्षण क्या होता है, जो एक्टिविटी बेस्ड होते हैं, है ना, कौन से होते हैं, जो एक्टिविटी बेस्ड होते हैं। अच्छा, एक बात और, बुद्धि से रिलेटेड ना कंप्लीट टॉपिक मैंने चैनल पर करवा रखा, बहुत अच्छे तरीके से, ट्रिक्स के साथ, डिटेल के साथ। अगर आपको होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हो, या चैनल पर आप जाकर देख सकते हो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए, इसमें पहला है को का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। ठीक है, कोस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। इसमें क्या होता है, देखिए कुछ ब्लॉक से आपको दिए होते हैं, मैं साइड में आपको पिक भी यहाँ पर इसकी लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये को का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण है। इन्हीं ब्लॉक्स को क्या है, ऐसे तोड़ मरोड़ के मैचिंग करनी है, आपको कुछ अलग सा बनाना है, तो इससे आपका बुद्धि का टेस्ट होता है।
सेकंड आपका अलेक्जेंडर का पासलांग परीक्षण, साइड में आपको दिख रहा होगा, इसमें अलग अलग शेप का एक क्या है, कोई क्यूब है, कोई रेक्टेंगल शेप है, अलग अलग शेप है ना, ये जो रेड कलर की है। तो इससे भी आपका क्या बुद्धि का परीक्षण होता है, इसमें भी आपको एक्टिविटी बेस्ड ही आपको करना होता है। ठीक है। थर्ड आपका सिग्मिन फोम बोर्ड परीक्षण, देखिए इसमें क्या होता है, ये जो एक लकड़ी का टुकड़ा होता है या आजकल जैसे प्लास्टिक का हो गया है, प्लास्टिक का टुकड़ा होता है, उसके अंदर कटिंग करके, जैसे कोई रेक्टेंगल शेप का हो गया, कोई स्टार शेप का हो गया, अलग अलग शेप के क्या है इसके अंदर काट के डाल दिए जाते हैं। फिर इससे क्या होता है, बच्चे से ये सारी चीज़ें निकलवा ली जाती हैं वापस, और बोला जाता है कि बेटा रेक्टेंगल को डालो इस वाले बॉक्स के अंदर, है ना, जो कटिंग जहाँ पर कर रखी है, कि रेक्टेंगल को डालो या स्टार को डालो या ट्रायंगल को डालो। ठीक है। तो उससे भी हमारे क्या इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है। तो ये तीनों तो क्या हो गए, परफॉर्मेंस बेस्ड हो गए ना, एक्टिविटी बेस्ड हो गए। ठीक है। इनमें कोई इतना ज़्यादा हमें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, सिर्फ हमें क्या करना है, डायरेक्शन देना है बच्चे को। लेकिन जब का क्या है, ये वाला स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ये हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं होता है। ठीक है। बल्कि ये हमारा क्या होता है, शाब्दिक टेस्ट होता है, वर्बल टेस्ट होता है। ये मैंने चैनल पर समझा रखा कि शाब्दिक टेस्ट क्या होता है, वर्बल, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है, इसमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, शाब्दिक है ये। ठीक है। तो ये बाकी आपके तीनों क्या है, एक्टिविटी बेस्ड है, और जो ये आपका फोर्थ है ये एक्टिविटी बेस्ड नहीं है, परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है, आपका क्वेश्चंस का सेट होता है और वो आपको उसके जवाब वहाँ पर देने होते हैं, कई सारे इसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है, इसमें आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी, तो इसमें सेकंड का आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिनका सिर्फ एक ही आपका करेक्ट आंसर होता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन 30 देख लो, ये क्या आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन है और बाकी आपके क्या है, 4 मान लो आपको ऑप्शन दे दिए, तो आपको इसमें से सिर्फ एक को टिक ही करना है ना, कि ये वाला आंसर ठीक है या ये वाला आंसर ठीक है। तो ये भी क्या एक तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। या फिर जितने भी आप मान लो आपके ट्रू फॉल्स जो क्वेश्चंस होंगे, उसमें भी आपको या तो एक ही तो जवाब देना है, या तो ट्रू है या फॉल्स है, तो वो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है। या आपको किसी जैसे मैचिंग के नहीं हो जाते, मैचिंग करनी है आपको, ऐसे इधर एक ऑप्शन दे दिया, इधर एक ऑप्शन दे दिया, उनके आपको मैचिंग करनी है, वो भी आपके क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे। या जो फिलिप्स वाले क्वेश्चन होंगे वो भी आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इनमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, आपका सिर्फ सिंगल एक आंसर होगा। ठीक है। तो ये सारे आपके 4 टाइप्स मैंने बता दिया, ये 4 टाइप्स आपके क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से, ट्रू फॉल्स हो जाएं, मैचिंग वाले हो जाएं, ठीक है, या फिर आपके जो फिलिप्स वाले हो जाएं, या जो मैंने ये एक क्वेश्चन देखे बाकी इसके ऑप्शन दे दिए और उसमें से एक टिक बताओ कि ठीक कौन सा है। ये चारों क्या आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। तो अब आते हैं अपने ऑप्शन पर। देखिए इनमें से कौन सा नहीं है, स्टेट में ना नहीं बहुत पूछा जाता है। ठीक है। और नहीं में बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज। पहला है आपका मिलान मैचिंग करना, बिल्कुल होते हैं मैचिंग करना, तो अभी मैंने बताया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सेकंड आपका एनालिटिक क्वेश्चन, विश्लेषणात्मक, ये नहीं है, ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर भी चुके हैं। ये जो विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं ना, इनमें हमें पूरा लिखना पड़ता है। और ये जो विश्लेषणात्मक क्वेश्चन होते हैं, देखो एक शब्द में तो इसका आंसर नहीं हो सकता। मान लो मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन ले लूँ जो एनालिटिकल बेस हो, उसमें हम एक हाँ या ना या ऐसा कुछ आंसर थोड़ी दे सकते, उसमें तो हमें पूरा लिखना पड़ता है। तो ये वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जो बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये आते हैं। थर्ड आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिल्कुल होगा, ये भी मैंने अभी बताया था, और रिक्त स्थान वाले भी होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जो सेकंड है एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं वो ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं, ना कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। तो जो थर्ड का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, प्याजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था है। देखिए पहली बात तो मैं बता दूं, प्याजे ने क्या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया था, है ना, और नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया था। अब किसी मनोवैज्ञानिक का जो ज़्यादा फेमस हो जाता है ना सिद्धांत, तो उसको उसी नाम से जाना जाता है। जैसे प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का ज़्यादा फेमस हो गया, तो अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किन्होंने दिया, तो डायरेक्ट हम ऑप्शन की तरफ भागते हैं, प्याजे जी ने दिया। हालांकि दिया और कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने औरों ने भी दिया है, लेकिन जिसका ज़्यादा फेमस हो गया उन्हीं का नाम चलता है। अब जैसे नैतिक विकास की अगर मैं बात करूँ, नैतिक विकास किसका ज़्यादा फेमस हुआ था, अपने कोलबर्ग जी का ज़्यादा फेमस है ना। तो इसलिए अगर नैतिक विकास का सिद्धांत आ जाए तो सब क्या कोलबर्ग ऑप्शन में ढूंढते हैं, लेकिन नैतिक विकास का सिद्धांत हमारे प्याजे जी ने भी दिया था। ठीक है। प्याजे जी ने बड़ा सिंपल सा दिया था, बिल्कुल मतलब बिल्कुल टेंशन वाला नहीं दिया था,
ईजी सा दिया था। उन्होंने कहा था कि नैतिक विकास को ना सिर्फ 2 हिस्सों में बांटो कि बच्चों में कैसे नैतिक विकास होता है। पहली बात तो ये सोचो कि जो बच्चा है, छोटा है, पैदा हुआ है, उसके अंदर कुछ नैतिकता होती नहीं है, उसे पता ही नहीं होता है कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। नैतिकता का मतलब तो ये होता है अच्छे बुरे का ज्ञान होना। तो जो बच्चा पैदा होता है उसे कहाँ इतनी नॉलेज होती है कि क्या ठीक है, क्या गलत है। लेकिन जैसे ही बच्चा आता है 2 साल की उम्र में, तो उसको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो जाती है कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है। तो उन्होंने जो 2 साल से लेके 8 साल तक का जो बच्चा है ना, उसके लिए एक अलग एज बना, उसके लिए एक अलग अवस्था बना दी। और जो 9, कई बुक्स में 9 to 11 लिख रखा है ईयर्स, कई बुक में 9+ लिख रखा है। तो आप एक तरीके से 9+ ही मान कर चल लो, ठीक है। तो 9+ का जो बच्चा है, एक उनके लिए अलग से कैटेगरी बना दी, एक उनके लिए अलग से अवस्था बना दी। तो जो 2 से 8 साल के बच्चे थे ना, उनकी अवस्था का नाम रख दिया इन्होंने, इस अवस्था का नाम इन्होंने रख दिया प्रायत्ता। प्रायत्ता नाम से ही पता चलना चाहिए, पराय यानी कि परायों से ही वो कुछ सीखेगा, दूसरों से। परायों का मतलब खुद से नहीं सीखेगा, दूसरों से वो चीज़ें सीखेगा। अब 2 से 8 साल का बच्चा है, उसको जैसे मम्मी पापा बोलेंगे नहीं बेटा ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं करना, तो बच्चा वैसे ही सीखेगा, ठीक है। अब वो खुद से कुछ नहीं सोच रहा कि क्या ठीक है, क्या गलत है, या टीचर्स जैसे बोलेंगे या उसके सराउंडिंग के जो लोग बोलेंगे कि ये ठीक है, ये गलत है, वैसे ही बच्चा सीखेगा। तो इसलिए जो 2 से 8 साल का जो बच्चा होता है वो आता है अपनी प्रायत्ता नैतिकता के वश में, ठीक है। और जो 9 से ऊपर का जो बच्चा है, अब उसको थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो गई है, थोड़ा वो बड़ा हो गया, अब उसका खुद का भी दिमाग वो यूज कर रहा है। तो जो 9+ का जो बच्चा होता है ना, वो आता है अपना स्वायत्ता नैतिकता की अवस्था में। 2 ही इन्होंने अवस्था बताई हैं, एक स्वायत्ता और एक प्रायत्ता, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आ गई होगी बात समझ में। नाम में ही बहुत कुछ मैंने बता दिया, छिपा हुआ है। पराय यानी कि दूसरों से वो सीखेगा, सब यानी कि स्वयं, स्वयं से वो स्वयं का दिमाग वो यूज करेगा। तो आपको पता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है तभी तो स्वयं का दिमाग यूज करना स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। देखिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्या कहता है क्वेश्चन, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था है। किशोरावस्था आप लोगों को पता होगा, जो जनरली किशोरावस्था 12 से 18 साल की एज में मानी गई है ना। अब जो 12 से 18 साल का बच्चा है, उसके अंदर खुद से दिमाग होता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, वो खुद का डिसीजन खुद ले सकता है कि भाई नहीं ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। तो स्वयं स्वयं का की नैतिकता की अवस्था आ गई ना उसमें, ठीक है। खुद से सोच समझ कर अपने फैसले कर रहा है कि ये ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तो फोर्थ का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको और डिटेल से जानना है ना ये कोलबर्ग का और पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, तो चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है। उसमें मैंने बहुत डिटेल से समझा रखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटेल से मैं कराऊंगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिल्कुल ध्यान से समझना ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से हर बार कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो नॉर्मल आते ही आते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है का ऑप्शन आ रखा है, ठीक है। अब आप लोगों को पता हो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे आता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किन्होंने दिया, पियाजे जी ने दिया, ठीक है। अब इसकी स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए आप लोगों को पता हो, पियाजे जी ने अपने ही बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, कि जैसे उसके छोटे बच्चे थे, जैसे जैसे वो बड़े हुए तो वो उनका क्या मानसिक विकास का अध्ययन करते रहे कि अच्छा जब ये छोटा था, जब ये कैसी मेंटल एक्टिविटी करता था, अब ये इतना बड़ा हो गया तो अभी कैसे मेंटल एक्टिविटी करता है, ठीक है। तो उसके खुद के ही 2-3 बच्चे थे, उन पे उन्होंने किया था। अब देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो 0 से 2 साल का बच्चा है ना, उसकी मेंटल एक्टिविटी बिल्कुल अलग है। उसके बाद जो 2 से 7 साल का बच्चा था वो बिल्कुल अलग एक्टिविटी कर रहा था, मेंटल एक्टिविटी। 7 से 11 साल का बच्चा अलग कर रहा था और 11 से 15 साल के बच्चे की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। तो अब इन्होंने उम्र के हिसाब से इन्हीं का नाम रख दिया कि पहली स्टेज का इन्होंने नाम रख दिया सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीय गामक अवस्था। सेकंड आपका 2 से जो 7 साल की एज थी उसका नाम रख दिया इन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 साल की जो एज थी, इस एज का इन्होंने नाम रख दिया कॉन्क्रीट स्टेज, मूर्त अवस्था। और जो 11 से 15 साल की जो एज थी, इसका इन्होंने नाम रख दिया क्या, एब्स्ट्रैक्ट स्टेज, ठीक है, यानी कि अमूर्त अवस्था। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रही हूँ, अगर आपको बिल्कुल डिटेल से देखना है ना, बिल्कुल एक एक पॉइंट विद नोट्स, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा रखा है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में बात हो रही है मूर्त अवस्था की, यानी कि मूर्त अवस्था हमारी होती है 7 से 11 साल, ये रही। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पर आपको रटना नहीं है कुछ भी, खुद से आपको ध्यान देना, देखो ऑब्जर्व करना है। आप एक बात देखिए, 7 से 11 साल का बच्चा अप्रोक्स किस में हो जाता है, फर्स्ट या सेकंड क्लास में तो हो ही जाता है ना। और 7 से 11 साल यानी कि बच्चा क्या प्राइमरी लेवल पर, एक तरीके से फर्स्ट सेकंड क्लास, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसी एज के बीच का बच्चा है। बताइए इस एज का बच्चा क्या क्या कर सकता है। पहला ऑप्शन है आपका उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी, यानी कि पलटाव की क्षमता। क्या होता है पलटाव की क्षमता, देखिए बच्चा जब छोटा होता है उसको प्ले स्कूल में नर्सरी केजी में ऐसे सिखाया जाता है ना कि बेटा 1+2 होता है आपका 3, ये बात उसको पता है बच्चे को। ठीक है, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि जो 3 है ना, 3 ही हमारा क्या है 1+2 है। यानी कि बच्चे को ये बात तो पता है कि 1+2 ही हमारा 3 है, ये इधर का तो पता है, लेकिन उल्टा नहीं पता कि 3 हमारा 1+2 है। ठीक है, तो ये होता है हमारा किस चीज़ का गुण, इसको पलटावी गुण बोलते हैं। तो जैसे जैसे नर्सरी केजी क्लास में तो बच्चे को इतना नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में आता है, तो उसके समझ में आ जाता है कि जो 3 है ना, ये 3 ही हमारा 1+2 होकर ही आया है। ठीक है, पलटाव का गुण बच्चे में आ जाता है, ये होता है। तो बिल्कुल हो जाता है ना, प्राइमरी लेवल पर बच्चे में गुण आ जाता है। सेकेंड आपका देखते हैं क्रमबद्धता, सीरियलाइजेशन। देखिए सीरियलाइजेशन से तो अलग अलग कैटेगरी में हम कर सकते हैं, जैसे साइंस में अलग, मैथ में अलग, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ऐसा एग्जांपल दूंगी जो आपको समझ में आ जाए। देखिए बच्चे को क्या है, आप असेंडिंग डिसेंडिंग करवाओ कि बेटा इनको क्रम से लगाओ, छोटे से बड़े में लगाओ या बड़े से छोटे में लगाओ, बच्चा आराम से लगा सकता है ना। तो जिसको हिंदी में आरोही अवरोही बोलते हैं, तो बच्चे को बोलो कि बेटा इन संख्याओं को छोटे से बड़े में लगाओ या बड़े से छोटे में लगाओ, तो बच्चा इजीली लगा सकता है, सीरियल में लगा सकता है ना। ये वाला गुण हमारा नर्सरी केजी लेवल पर नहीं आता, बल्कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में ही आता है, और क्वेश्चन भी इसी क्लास में आते हैं ना असेंडिंग डिसेंडिंग के। तो बिल्कुल क्रमबद्धता का गुण हमारा मूर्त अवस्था में यानी कि 7 से 11 साल की एज में आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। पलटावी का गुण भी, क्रमबद्धता का गुण भी, दोनों आ जाते हैं। अब देखिए जीववाद, इसको देखना। जीववाद, जीववाद क्या होता है, बच्चा हर एक चीज़ को क्या है सजीव समझने की कोशिश करता है। अब बच्चा जैसे आपने देखा हो प्ले स्कूल में जाता है, 2 से जो 7 साल का बच्चा होता है ना, उसके अंदर होता है जीववाद का गुण। जैसे वो क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा 2.5-3 साल का बच्चा होता है ना, वो क्या करता है, मान लो वो लड़की है तो गुड़िया को लेके बैठेगी, कभी उसको पानी पिलाएगी, कभी खाना खिलाएगी, है ना। वो क्या समझ रही है कि इसके अंदर जान है, ये भी खाती पीती है। या आपने देखा होगा अगर ऊपर पंखा चल रहा है ना, तो बच्चे को ये लगेगा कि ये पंखा इसलिए चल रहा है क्योंकि इसके अंदर क्या है, जान है, इसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, तो बच्चे को ये नहीं पता कि नहीं वो निर्जीव है या सजीव है, बच्चा हर एक चीज़ में क्या समझता है, जान समझता है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जीववाद बोलते हैं। लेकिन ये हमारी मूर्त अवस्था में नहीं होता है, ये हमारी कौन सी उम्र में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। 2 से 7, जैसे जैसे 7 साल 2 से 7 साल की एज में जीववाद होता है, उसके बाद बच्चा क्या है समझने लग जाता है। जैसे ही बच्चा प्राइमरी लेवल पर जाता है, बच्चे को समझ में आ जाती है कि नहीं ये सजीव चीज़ है, ये निर्जीव चीज़ है। ठीक है, तो ये मूर्त अवस्था में तो नहीं होता जीववाद का गुण, है ना। फोर्थ आपका संरक्षण। देखिए संरक्षण क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक कटोरी में ले लिया पानी, ठीक है, और मैंने जितना पानी भराया उसी पानी को मैंने एक लंबे से गिलास में जिसकी चौड़ाई कम हो, ठीक है, उसमें मैं डाल रही हूँ, डाल देती हूँ इस पानी को इसमें। अब ये पानी यहाँ तक भर गया, ऊपर तक भर गया है, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पर पानी यहाँ तक था कटोरी में क्योंकि कटोरी चौड़ी थी और गिलास लंबा था पतला था, तो ऊपर तक आ गया। अब संरक्षण का गुण क्या कहता है कि बच्चा वस्तुओं के पीछे छिपे गुणों को पहचानना शुरू कर देता है। मतलब छोटे बच्चे को अगर आप 2 से 7 साल के बच्चे को पूछोगे ना, तो वो क्या बोलेगा कि नहीं गिलास में ही पानी ज़्यादा है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तक बच्चा बोलेगा नहीं गिलास में ही पानी ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा क्या है प्राइमरी लेवल पर जाता है स्कूल में, उसको समझ में आ जाती है कि नहीं दोनों में पानी बराबर था। ठीक है, ये किस वजह से हो रहा है, इसकी लंबाई चौड़ाई की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो बच्चे में संरक्षण का गुण भी आ जाता है, यानी कि बच्चा वस्तुओं के पीछे छिपे गुणों को भी पहचानने लग जाता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा, जो मूर्त अवस्था का क्या है, एक तरीके से गुण नहीं है, वो आपका हो जाएगा थर्ड आपका जीववाद का गुण, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण है, ना कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का गुण है। ठीक है, और मैं तो ये बोलूँगी आप प्लीज़ चैनल से ये वाला टॉपिक तो जरूर करके चले जाना। प्याजे का
क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल से डिटेल से इसको समझा रखा है चैनल पर, बहुत सारे एग्जाम्पल दे देकर, और इसमें से हर बार कई क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। व्यक्ति की भिन्नताएं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस, पता ही होगा आप लोगों को, एक आदमी दूसरे आदमी से क्या होता है, अलग होता है, उसी को हम इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए व्यक्ति की भिन्नताओं का क्या मतलब है वो बताना है। कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक समान नहीं होते, बिल्कुल। व्यक्ति की भिन्नता ये बात बिल्कुल कहता है कि कोई भी दो आदमी क्या है, सेम नहीं हो सकते किसी न किसी चीज़ में, चाहे लंबाई में, रंग में, रूप में, इंटेलिजेंस में अलग होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है इसके बारे में, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, व्यक्ति की भिन्नताएं विशेषताओं के संबंध में विचलन है, बिल्कुल। हर एक आदमी की अलग अलग विशेषता होती है, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं हर एक आदमी के। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हर एक आदमी दूसरे आदमी से क्या होता है, भिन्न होता है। थर्ड देखते हैं, व्यक्ति की भिन्नताएं अपनी समग्रता में व्यक्तियों को अलग करती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल्स इन देयर टोटली, बिल्कुल। अगर हमको टोटल सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह मिलाकर देख लें, उनको बिल्कुल एक रूप में देखें, तो भी आदमी दूसरे आदमी से क्या होता है, भिन्न होता है, बिल्कुल। फोर्थ आपका देखते हैं, व्यक्ति की भिन्नताएं केवल अनुवांशिकता का ही परिणाम है, नहीं। यहाँ पर देखो केवल शब्द आ गया। जो व्यक्ति की भिन्नताएं होती है ना, खाली आपका इसका अनुवांशिकता का परिणाम नहीं है, बल्कि वातावरण भी होना चाहिए इसके अंदर, है ना। अनुवांशिकता प्लस वातावरण के कारण ही एक आदमी दूसरे आदमी से क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, वातावरण में बहुत सारे, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ लंबा और कठिन हो तथा उसमें समझ की जरूरत भी अधिक हो। देखिए कोई चैप्टर ऐसा है जो एक तो है तो बहुत बड़ा, ऊपर से वो डिफ़िकल्ट भी है, वो वाला चैप्टर ना पूरा का पूरा, तो ऐसे बच्चे को कौन सी विधि से सिखाना उपयुक्त होगा। देखिए ऐसे बच्चे को ना, अगर हमेशा कोई भी चीज़ अगर बहुत लंबी हो और कठिन हो, तो उस चीज़ को हम हमेशा विराम विधि से सिखाते हैं। अब विराम विधि होती क्या है, विराम विधि का मतलब है जो पूरा पाठ है ना, पूरा चैप्टर है, उसको क्या है, थोड़े थोड़े टॉपिक ले लेकर पढ़ाना। मान लो जितना भी लंबा, मान लो 10 पेज का अगर मान लो चैप्टर है पूरा का पूरा, ठीक है, तो उसमें से पहले एक टॉपिक को ऐसा उठाना, छोटे छोटे टॉपिक्स को उठाकर भाई 1 पेज का, 2 पेज का, ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक को उठाकर बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, फिर उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाना, फिर नेक्स्ट टॉपिक उठाना उस चैप्टर में से। ऐसा नहीं है कि पूरा ही, अगर आप पूरा ही चैप्टर एक बार में कराओगे, बच्चों को पूरा ही पाठ एक बार में पढ़ाने लगाओगे, तो बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले ही डिफ़िकल्ट है, ऊपर से वो लंबा इतना है, बच्चे बोर भी हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, उनको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है उस चैप्टर को थोड़े थोड़े पोर्शन में पढ़ाओ, ठीक है, कि जिससे बच्चे को अच्छे से समझ में आए। एक बार में थोड़ा पोर्शन लो, फिर थोड़ा सा रेस्ट करो, विराम करो, थोड़ा सा गैप दो, उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन उठाओ। ठीक है, तो इस तरीके से ये होती है हमारी विराम विधि, विराम ले लेकर पढ़ाना। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक बार में हमें पूरा नहीं पढ़ाना है, रेस्ट ले लेकर पढ़ाना। रेस्ट का मतलब यहाँ पर है गैप दे देकर पढ़ाना। ठीक है, तो आया है मेरे ख्याल से समझ में। तो ये इसकी होगी विराम विधि। पूर्ण विधि क्या होती है, देखिए होल मेथड, हम पूरी चीज़ एक बार में ये बच्चे को बता देते हैं। ठीक है, वो ईजी सा अगर कोई काम हो तो उसमें तो बच्चे को एक बार में पूरा बता दो। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे को स्विमिंग सिखानी है या आपको जेवलिन थ्रो फेंकना सिखाना है, तो आप उसको छोटे छोटे भागों में थोड़ी ना तोड़ तोड़ के सिखाओगे कि भाई हाँ स्विमिंग के लिए पहले ऐसे पानी में उतरोगे, पैर नीचे करोगे, ऐसे थोड़ा ना। आप सीधा ही क्या बताओगे उसको कि भाई पानी में उतर के ऐसे हाथ पैरों को मारो, ऐसे ही सिखाओगे ना। जेवलिन थ्रो के लिए भी ऐसे थोड़ा ना सिखाओगे कि पहले जेवलिन को उठाओ। आप सीधा क्या है, एक ही बार में बच्चे को सिखा दोगे कि जेवलिन उठाओ और इसको इस तरीके से पकड़ के इस तरीके से फेंकना है। कमियों को आप बाद में दूर करोगे कि भाई हाँ आपने यहाँ पे गलत फेंका, यहाँ पे ठीक है, लेकिन जो आपका बताने का तरीका होगा वो तो एक ही बार में बता दोगे ना बच्चे को। ठीक है, तो ये होती है पूर्ण विधि, यानी कि पूरी चीज़ एक ही बार में बता देना। थर्ड आपकी अविराम विधि। अविराम विधि का देखो इंग्लिश में देखो, इसको बोलते हैं मास्ट मेथड। मास किस लिए यूज होता है, जब बहुत सारी चीज़ हो ना उनके लिए मास यूज होता है। जैसे बहुत सारे आदमी हों, बहुत सारी मतलब बहुत सारे जहाँ पे चीज़ आती है ना वहाँ पे मास वर्ड यूज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे पेपर के आखिरी दिनों में बच्चे नहीं भागते हैं कि मतलब बहुत सारा सिलेबस हो, मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, बिना रेस्ट लिए पढ़ना है ना। अविराम यानी कि आपको विराम लेना ही नहीं, रेस्ट लेना ही है, लगातार आपको क्या सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं। बहुत सारा आपके पास सिलेबस है, आपको सारा पढ़ना है ना। तो जैसे मोस्टली बच्चे करते हैं कि बोर्ड्स के एग्जाम हो या कैसे भी एग्जाम, आप खुद का ही लगा लिया स्टेट का, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 1 वीक पहले ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे और सारा सिलेबस लेके बैठ जाएंगे कि मैं ये भी पढ़ लूँगा, ये भी पढ़ लूँगा। तो ऐसे
उसको बोलते हैं हम अविराम विधि, यानी कि बहुत सारा सिलेबस एक ही बारे में कवर करना। ठीक है, अब फोर्थ देखते हैं इसका, प्रासंगिक विधि। प्रासंगिक विधि यानी कि इंसिडेंटल मेथड। देखो नाम से पता चल रहा होगा, इंसिडेंटल का मतलब क्या होता है, आकस्मिक। इसको कई जगह पे ये आकस्मिक लिखा हुआ भी मिलेगा आपको, आकस्मिक विधि। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आकस्मिक का मतलब होता है ना एकदम से, अचानक से। तो इसमें क्या आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टेक्निक नहीं लगानी बच्चों को। जैसे बच्चे हैं इधर उधर वातावरण में क्या है, खुद से बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे बच्चा अपने आस पड़ोस में बातें करना सीखता है, कई बच्चों से वो मेल जोल बढ़ा लेता है। या जैसे अगर वो मम्मी को क्या किचन में काम करता हुआ देखता है, ठीक है, हम बच्चे को भी क्या साथ में सब्जी काटना सिखा रहे, मतलब ऐसी डेली यूज़ की जो एक्टिविटी को हम बच्चे को सिखाते हैं ना, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर हमारी होती है आकस्मिक विधि। ठीक है, तो इस वजह से हम ना जो डेली हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सीखते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको इंसिडेंटल मेथड बोलना है कि अचानक से वो खुद ही आ जाती है। बच्चों को थोड़ा बहुत ही अगर सिखाओ तो खुद से बच्चा सीख जाता है। ठीक है, अब अगला है एट्थ। एट्थ क्या कहता है, देखिए अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन लग रहा है ना कि आपको डाउट रह गया या आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो वाला क्वेश्चन मैं आपको दोबारा रिपीट करा दूंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अधिगम निर्योग्य बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं होगा। देखिए अधिगम निर्योग्य बच्चे हैं, इनके पढ़ने में क्या योग्य है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए हमें कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए पढ़ाने के लिए। पहला सरल से जटिल, बिल्कुल हम पहले इजी वे में बच्चे को पढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे उसका इजी से डिफ़िकल्ट लेवल पर उसको लेके जाएंगे। अमूर्त से मूर्त नहीं, अमूर्त से मूर्त नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए एक तो पहले ही बच्चा पढ़ने में इतना योग्य है नहीं। मूर्त का मतलब है कि पहले जो सामने की चीज़ें हैं उनको दिखाकर पढ़ाना, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है बच्चे इमेजिनरी करके पढ़ेंगे। जैसे आपने बड़ी क्लासेज में पढ़ा होगा ना कि मैथ में कि मान लो एक्स की वैल्यू इतनी है, वाई की वैल्यू इतनी, मानना जहाँ पर आता हम इमेजिनरी करके सीखते हैं, उसको बोलते हैं हम अमूर्त। तो बच्चा जो अधिगम निर्योग्य बच्चा होगा ना, उसको ये चीज़ें नहीं आएंगी, ऐसे इमेजिनरी चीज़ें। ठीक है, तो सेकंड आपका हो जाएगा ऑप्शन रॉन्ग। थर्ड देखते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, बिल्कुल हम जो डायरेक्ट हमारे सामने जो चीज़ है उसके थ्रू फिर हम डायरेक्ट से धीरे धीरे इनडायरेक्ट की तरफ लेके जाएंगे। फोर्थ आपका ज्ञात से अज्ञात, बिल्कुल पहले जो चीज़ ज्ञात है बच्चे को, उसके बाद ज्ञात से हम धीरे धीरे जो चीज़ नहीं ज्ञात है, जो नोन नहीं है, जिसकी जानकारी नहीं है, उसकी तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा एट्थ का, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, मेनली जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं ना विकास के सिद्धांत, मैंने 7 तरीके के सिद्धांत आपके चैनल पर करवा रखे हैं। ठीक है, आप उनको एक बार जरूर देख लेना चैनल से। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, और वहाँ पर आपको विकास शब्द का भी मतलब मिल जाएगा कि विकास होता क्या है। ठीक है, विकास एक व्यापक शब्द है, ठीक है, जिसके अंदर शारीरिक, मानसिक, ज्ञानात्मक सारे पक्ष निहित होते हैं। अब देखते हैं पहला, विकास अनुवांशिकता एवं पर्यावरण का उत्पाद है। बिल्कुल, देखो हमेशा ये क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देना इस वाले फर्स्ट ऑप्शन पर, जो डेवलपमेंट होगा ना वो हेरिडिटी प्लस में एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा जो मैंने 1-2 क्वेश्चन पेपर पहले करवाए उनमें क्या लिखा हुआ था, विकास केवल, केवल यानी कि ओनली अनुवांशिकता का परिणाम है। तो अगर ऐसा आ जाए ना केवल लिखा हुआ कि विकास केवल अनुवांशिकता का परिणाम है, तो रोंग। विकास केवल पर्यावरण का उत्पाद है तो भी रोंग। लेकिन जब दोनों का आ जाए ना, ठीक है, क्या आ जाए, दोनों का आ जाए, विकास अनुवांशिकता एवं पर्यावरण का प्रोडक्ट है। ठीक है, दोनों को मिलके ही किसी इंसान का विकास होता है। ठीक है, तो वो आप लोगों को क्या करना है, राइट करना है। तो वहाँ पर आपको इस ओनली वर्ड पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ओनली अगर एक चीज़ आ जाए ना तो वो रोंग हो जाएगा, क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन में कई बार गलती करके आए हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि बच्चों ने बोला कि मैम विकास तो अनुवांशिकता की वजह से होता है। मैं ये बात मानती हूँ अनुवांशिकता की वजह से होता है, लेकिन सिर्फ केवल अनुवांशिकता की वजह से नहीं होता है। तो इस बात पर आप लोग जरूर ध्यान दे लेना। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ठीक है। सेकंड, विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होता है, डेवलपमेंट पैटर्न इज प्रिडिक्टेबल। बिल्कुल, देखो हम क्या है, किसी का विकास कितना होगा काफ़ी हद तक उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। वो कुछ कारकों पर डिपेंड करता है, जैसे भाई जो मनोवैज्ञानिक होते हैं ये देखते हैं कि हाँ इनकी हेरिडिटी कैसी रही है, भाई इनके मम्मी पापा का विकास कैसे हुआ है, या ये बच्चा किस वातावरण में रहा है, उसको देखकर काफ़ी हद तक वो अनुमान लगा लेते हैं मनोवैज्ञानिक कि हाँ इसका क्या विकास कैसे होगा। ठीक है,
तो ये प्रिडिक्टेबल है, इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। प्रिडिक्टेबल का मतलब होता है ना भविष्यवाणी, कि भाई इसका विकास इतना होगा, काफ़ी हद तक भविष्यवाणी की जा सकती है। तो सेकंड भी ठीक है। थर्ड देखिए, इसका थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें, विकास रैखिक पथ का अनुसरण करता है। देखिए, रैखिक का मतलब बिल्कुल ऐसे लीनियर सीधी लाइन में आपका विकास होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। आप खुद से सोचिए, जब आप छोटे थे, जब आपकी जो ग्रोथ थी, चाहे आप हाइट ही लगा लो, फिजिकल ग्रोथ लगा लो, वो एकदम से क्या थी, तेज गति से हो रही थी ना, आपकी हाइट बढ़ रही थी। उसके बाद बाल्यावस्था जैसे आई ना आपकी, तो आपकी जो ग्रोथ है ना वो थोड़ी सी स्लो हो गई, ठीक है, थोड़ी सी क्या हो गई, डाउन आती चली गई। वो ग्रोथ जो पहले एकदम से लगातार बढ़ रही थी, और वो धीरे धीरे बिल्कुल स्लो स्लो बढ़ रही है। फिर आप एकदम से किशोरावस्था में गई, आपका एकदम से फिर से ग्रोथ स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जो आपका डेवलपमेंट है वो लीनियर यानी कि सीधी रेखा में थोड़ी ना हुआ है। आपका कैसे हुआ है, कम जा कैसे हुआ, ज़्यादा कम ज़्यादा, ऐसे हुआ है ना आपका ग्रोथ, ठीक है। तो ये आपकी बात रोंग है कि विकास रैखिक पथ का अनुसरण करता है, लीनियर पाथ को फॉलो करता है, ये रोंग है, ठीक है, लीनियर पाथ को फॉलो नहीं करता है। फोर्थ है आपका, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। बिल्कुल, जो आपका विकास होता है ना वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करूं तो आप देखना, पहले बच्चा क्या करता है, हाथ पैरों को ऐसे सिंपल सामान्य तरीके से हाथ पैरों को चलाता रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है ना, वो उन हाथों में क्या है, आगे जो फिंगर है ना, उनको भी क्या है, उनकी भी मूवमेंट अच्छे से करने लग जाता है किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो अब क्या, पहले वो सामान्य पूरे हाथ को हिलाता था जनरली ऐसे, अब वो धीरे धीरे क्या है, किसी विशिष्ट चीज़ को पकड़ने के लिए, किसी स्पेशल चीज़ को पकड़ने के लिए भी क्या है, हाथ की मूवमेंट करने लगा है। तो जो फोर्थ आपका ऑप्शन है ये भी बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा है नहीं, तो नहीं के लिए हमारा क्या होएगा, थर्ड आपका ये बिल्कुल हो जाएगा, इस 9th का ऑप्शन आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पेपर में ही आता है, ठीक है, वाइगोत्स्की का। तो आप लोगों को पता होगा, जो सोशल एंड कल्चरल थ्योरी है वो किन्होंने दी थी, अपनी वाइगोत्स्की जी ने दी थी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है, ठीक है। देखिए फर्स्ट आपका माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध। देखिए जैसे किशोरावस्था होती है ना, इसमें बच्चा एक विद्रोही प्रवृत्ति का हो जाता है, उसके अपनी मम्मी पापा से या घर में कमी बनती है, ठीक है। आपने देखा होगा कोई कोई जैसे किशोरावस्था में आता है तो उसकी अपने घर परिवार में थोड़ा लड़ाई झगड़ा सा ही रहता है। सेकेंड है नया सामाजिक समूहन, न्यू सोशल ग्रुपिंग बिल्कुल होती है। जैसे जैसे बच्चा जवान होता है तो उसका जो सोशल एरिया है, उसका जो ग्रुप है वो एक अलग तरीके का हो जाता है, ठीक है, नया ग्रुप बन जाता है। पहचान की खोज, इसमें बच्चा अपने आप को खोजता है, सर्च फॉर आइडेंटिटी, खुद की पहचान चाहता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे क्या करना है, इस खोज में रहता है बच्चा। फोर्थ आपका वीर पूजा, हीरो वर्शिप। इसमें वीर पूजा का मतलब क्या है कि किशोरावस्था में ना बच्चा किसी न किसी को अपना आइडल मानता है, आदर्श मानता है, और उसी की क्या करता है, वो पूजा करता है। जैसे मान लीजिए किसी को कोई हीरो पसंद है, ठीक है, किसी को हीरो पसंद नहीं, मान लो कोई क्रिकेटर है, क्रिकेटर भी पसंद हो सकता है, तो उसको अपना हीरो मानता है, ठीक है। तो ये किशोरावस्था में ये तीनों गुण होते हैं। जो गुण नहीं होता है वो कौन सा गुण नहीं होता है, फर्स्ट, माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध उसका नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्थाएं पारंपरिक नैतिकता के स्तर से संबंधित नहीं हैं। विच स्टेजेस ऑफ कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी आर नॉट रिलेटेड टू लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरलिटी। देखिए थोड़ी देर पहले हमने प्याजे की नैतिक अवस्था की थी ना, प्याजे जी ने क्या कहा था, बिल्कुल सिंपल था, दो भागों में बांटा हुआ था, स्वायत्ता और प्रायत्ता। अब यहाँ पर कोलबर्ग जी का देखते हैं। कोलबर्ग जी ने क्या किया है, नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 अवस्थाओं में बांटा हुआ है। कैसे, उन्होंने जो 4 से 10 साल के बच्चों का एक अलग ग्रुप बनाया, 10 से 13 साल के बच्चों का बनाया अलग ग्रुप, और जो 13 प्लस के बच्चे थे ना उनका एक अलग ग्रुप बनाया। फिर इनका रख दिया नाम, जैसे 4 से जो 10 साल के बच्चे थे ना उनकी स्टेजेस का नाम रख दिया इन्होंने क्या, प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व पारंपरिक अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज। जो 10 से 13 साल की जो एज के बच्चे थे उनके स्टेज का नाम इन्होंने रख दिया कन्वेंशनल स्टेज, और जो 13 प्लस के बच्चे थे उनके स्टेज का नाम रख दिया पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, इसको बोल सकते हैं उत्तर पारंपरिक अवस्था। अब इन्होंने आगे इन स्टेजेस के भी 2-2 हिस्से कर दिए,
जैसे प्री कन्वेंशनल स्टेज को भी 2 हिस्सों में बांट दिया, कन्वेंशनल जो पारंपरिक अवस्था थी उसको भी 2 हिस्सों में, और पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर पारंपरिक अवस्था के भी 2 हिस्से कर दिए। अब इतना डिटेल से हम इसको यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि ये मैं ऑलरेडी चैनल पर करवा चुकी हूँ। डीपली देखना है तो वहाँ पर जाकर आप इसको जरूर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें से क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया कन्वेंशनल स्टेज से कि कौन सा क्या है, पारंपरिक अवस्था का गुण नहीं है, यानी कि हमें किसका 10 से 13 साल के बच्चों का देखना है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन व्यक्तिवाद एवं विनिमय। देखिए ये पारंपरिक नैतिकता की अवस्था में नहीं आता है, इसका मतलब मैं बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। बच्चा क्या करता है, चीज़ों का एक्सचेंज करता है, या इसको मैं सामान्य शब्दों में बोलूँ तो अदला बदली का भाव यहाँ पर होता है। एक्सचेंज करता है बच्चा, अदला बदली का भाव मतलब मान लीजिए एक बच्चे ने किसी बच्चे की पेंसिल तोड़ दी तो दूसरा बच्चा भी ये सोचेगा कि मैं भी तेरी पेंसिल तोड़ूंगा क्योंकि तूने मेरी तोड़ी है, अदला बदली का भाव होगा। या फिर जैसे आपने देखा हो बच्चे करते हैं ना कि भाई तू मेरे को अपना ये वाला पेन दे दे, मेरे को अच्छा लग रहा है, तू मेरा चाहे इसमें से कौन सा भी पेन ले ले। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं ना अपनी चीज़ों को। तो ये कौन सी एज में होता है, आपकी 4 से लेकर 10 साल तक की एज के बच्चे करते हैं ऐसा। और वो हमारी कौन सी होती है, प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है, पूर्व पारंपरिक अवस्था होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ पारंपरिक नैतिकता की अवस्था, तो फर्स्ट तो आपका हो गया ना रोंग। सेकंड देखते हैं अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध। अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध का क्या मतलब है कि इसमें क्या करता है बच्चा, जिसके साथ उसकी अच्छी बनती है, चाहे उसके मम्मी पापा हों, चाहे कोई ऐसा रिलेटिव हो जिसके वो ज़्यादा क्लोज हो, तो उसके साथ बच्चे क्या है, एक अच्छे रिलेशन बना के रखना चाहता है। गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, यानी कि एक तरीके से वो गुड बॉय और गुड गर्ल वाली कैटेगरी में रहना चाहता है उस रिलेटिव्स के साथ, ठीक है, कि वो उस रिलेटिव्स है या पेरेंट्स है उसको गुड बॉय और गुड गर्ल बोलें। और ये हमारा कौन सी अवस्था में होता है, जब बच्चा 10 से 13 साल की अवस्था में होता है, यानी कि पारंपरिक नैतिकता की अवस्था में होता है, ठीक है। तो ये तो होगा हमारा पारंपरिक नैतिकता का गुण। थर्ड देखते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। देखिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का मतलब क्या है, एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर इसमें होता है, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। अगर आपने बच्चे को कभी ये सिखा दिया ना कि बेटा जैसे गाड़ी चला रहे हैं, सामने रेड लाइट है, कि हमें कभी भी रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना क्योंकि ये एक तरीके का क्या है, क्राइम है या गलत बात है ये, तो बच्चे ने वो बात नोट कर ली, ठीक है। और जैसे ही बच्चा जो 10 से 13 साल की कैटेगरी का जो बच्चा होता है ना, अगर आपने बाई चांस कभी रेड लाइट हो और आपने गाड़ी क्या क्रॉस कर दी, तो बच्चा आपको तुरंत बोलेगा कि आपने रॉन्ग कर दिया, यहाँ पे रेड लाइट थी, आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए था। तो बच्चे को क्या है, लॉ एंड ऑर्डर का पता है, नियमों का पता है, ठीक है। तो ये भी हमारी किसकी अवस्था है, पारंपरिक नैतिकता की अवस्था ये भी है। और पहले तो थी नहीं, अब डी देखते हैं, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। देखो जो अपने राइट्स की बात करता ना, एक तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडिविजुअल राइट्स, कि मेरा ये हक है, मेरा ये राइट है, ऐसी बातें जो करता है ना बच्चा, वो 13+ का होकर करता है, ठीक है। तो और जो 13+ का बच्चा होता है अपना कौन सी एज में आता है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आता है, तो ये भी नहीं होगा हमारा पारंपरिक नैतिकता का गुण। तो उन्होंने यही पूछा है कि वे बताओ जो पारंपरिक नैतिकता का गुण नहीं है, तो ए एंड डी है, ये पारंपरिक नैतिकता के गुण में नहीं है। तो देखिए ए एंड डी आपका कौन सा है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अवधान एवं चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखना। जो भी आप अटेंशन के थ्रू सीखते हो, किसी चीज़ पर ध्यान लगाकर सीखते हो, या जहाँ पर आप क्या है मेंटली प्रोसेस आप करते हो, अपने दिमाग का जहाँ पर यूज करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं उस प्रकार के सीखने को। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये। क्या होता है, कॉग्निटिव लर्निंग होती है, संज्ञानात्मक सीखना इसको बोलते हैं, है ना। तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अनुकरणात्मक सीखना आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, अनुकरण के थ्रू सीखते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा क्या है, अपनी मम्मी को जैसे करता देखेगा वैसे ही करने की कोशिश करेगा। अगर मम्मी मेकअप कर रही तो आपने देखा होगा छोटी बच्ची भी वैसे ही मेकअप करने की कोशिश करती है ना। मम्मी रोटी बना रही है तो बच्ची भी रोटी बनाने की कोशिश करती कि मैं भी बनाऊँ, या बच्चा बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अनुकरणात्मक यानी कि उसको बिल्कुल फॉलो करना, जैसे कोई दूसरा कर रहा है उसकी नकल करना, ठीक है। गामक सीखना बता ही रखा मैंने। मोटर लर्निंग क्या होती है, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो गामक सीखना होता है। थर्ड बता दिया मैंने, जिसमें आप दिमाग का यूज करोगे, मेंटली आपकी प्रोसेस होगी, वो क्या होता है आपका कॉग्निटिव लर्निंग बोल दो, संज्ञानात्मक सीखना बोल दो। और फोर्थ अगर हम देखें, भावनात्मक सीखना क्या होता है, जो आपकी भावनाओं से आप सीखते हो, अफेक्टिव लर्निंग, ठीक है। तो इसका 13th का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति
विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। देखो आपको क्या पढ़ाना, बच्चे को सोशल साइंस पढ़ानी है, तो बताइए कौन सी बेस्ट टेक्निक होगी पढ़ाने के लिए। पहला आपका क्षेत्र भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप बच्चे को करवाएं। सेकंड आपका लेक्चर दें, भाषण दें बच्चे को, तो लेक्चर तो वैसे ही बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा। थर्ड आपका प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना। साइंस में उस एसएसटी में आप क्या प्रयोग करोगे, क्या एक्सपेरिमेंट करोगे, ये तो साइंस में होता है, तो थर्ड भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ देखते हैं मानसिक उद्वेलन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग में होता है, एकदम से बहुत ज़्यादा धड़ाधड़ आइडिया आते हैं इसमें, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एसएसटी में तो हमें जो पहले घटित हो चुका उन्हीं सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ना होता है, ठीक है। या फिर हम जो सबसे बेस्ट तरीका है अगर आपको सामाजिक अध्ययन करना है तो क्षेत्र भ्रमण है, फील्ड ट्रिप है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी राजा महाराजा की बात बता रहे हैं, तो आप बच्चे को उसके किलों के पास लेके जाएं, उनको बताएं कि उस राजा का किला है, ऐसे ऐसे उन्होंने किया था, यहाँ पर युद्ध हुआ था, ये सब बातें तो आप क्या कर सकते हो, क्षेत्र भ्रमण करवा के, फील्ड ट्रिप करवा के, ठीक है। तो 14th का आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत में स्वाभाविक एवं कृत्रिमिक उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन को कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। देखिए पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ से ही बन गया आपका कि पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था, अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, इसके आंसर पर। देखिए क्या कहता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको पॉजिटिव रूप से प्रभावित नहीं करती। पावलोव को आपको पता होगा कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, जैसे कुत्ता है उसको क्या कर रहे थे, भोजन बार बार दे रहे थे, घंटी बजा बजा कर उसको भोजन दे रहे थे। तो एक टाइम के बाद क्या हुआ, उसको भोजन नहीं दिया कुत्ते को, सिर्फ घंटी बजाई, तो सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनकर ही कुत्ते के मुंह में क्या है, लार टपकनी शुरू हो गई थी, है ना। इसके डिटेल अभी जो लर्निंग से रिलेटेड वीडियो जल्दी ही आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी इससे। तो जिसका पहला ऑप्शन है उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का उपयुक्त समय, बिल्कुल, जैसे एक फिक्स इंटरवल के बाद ही उसको क्या कर रहे थे, खाना दे रहे थे, तो उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का उपयुक्त समय, ये भी बिल्कुल राइट था। उद्दीपकों की पुनरावृत्ति, एक बार हमने खाना दिया और घंटी बजाई तो उस कुत्ते को समझ में नहीं आया था, बल्कि हम बार बार ऐसा कर रहे थे, खाना दे रहे थे, घंटी बजा रहे थे, तो ही उसको कुत्ते को ये समझ में आया कि अच्छा उसने एक घंटी से और उस भोजन को क्या कर लिया, आपस में जोड़ लिया, तो ये भी जरूरी है, बार बार रिपीटिशन होना। थर्ड है नियंत्रित वातावरण, हमने जो ये कंडीशनिंग की जो वो थी थ्योरी थी, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में की थी, तो ये भी ठीक है, थर्ड ऑप्शन भी। फोर्थ आपका प्रेरक की कमी यानी कि लैक ऑफ मोटिव, अगर उसको कोई प्रेरक ही नहीं होगा, कोई अभिप्रेरणा देने वाला ही नहीं होगा, कोई प्रेरक ही नहीं होगा, कोई मोटिव ही नहीं होगा, तो क्या कोई भी इंसान काम नहीं करता, चाहे कुत्ता हो चाहे इंसान हो, कोई भी काम नहीं करता। अब कुत्ते को क्या भूख लग रही थी, भूख की वजह से उसको खाना चाहिए था, ठीक है, तो उसने फिर ऐसे करके घंटी से अपने आप को रिलेट कर लिया। तो अगर उसके अंदर प्रेरक ही नहीं होगा, उसको भूख ही नहीं होगा, तो चाहे हम घंटी बजाएं चाहे हम भोजन आगे रखें, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा कि ये क्या है, इसको प्रेरकों की कमी पॉजिटिव साइन नहीं है, धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। बाकी ये वाला क्वेश्चन जैसे अभी मैं वीडियो लेके आऊँगी अधिगम से रिलेटेड, थार्नडाइक, पावलोव, इन सब की लेके आऊँगी, तो वहाँ पर भी मैं ये क्वेश्चन जरूर कराऊँगी। तो अगर आपको यहाँ पे इसमें कुछ दिक्कत रह जाए तो वहाँ पर आप साथ के साथ करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इजी सा क्वेश्चन है, आप भी ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता, कौन सा ऐसा जो फैक्टर है जो हमारी टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको इफेक्ट नहीं करता है। पहला है शिक्षक का शारीरिक रूप, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ टीचर। देखिए टीचर का फिजिकल अपीयरेंस कैसा भी हो, दिखने में कैसा भी हो सकता है वो शारीरिक रूप से असम हो, ठीक है, या वो दिखने में बहुत अच्छा भी ना हो, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित थोड़ी ना करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपका ऑप्शन हो गया रोंग। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, बिल्कुल, देखिए टीचर की जो मेंटल हेल्थ है ना वो कैसे है, वो बहुत हद तक हमारी टीचिंग लर्निंग पर इफेक्ट डालती है। जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो बच्चे को भी अच्छा ही पढ़ाएगा, पॉजिटिव वे में पढ़ाएगा, तो ये सेकंड तो जरूर होना चाहिए, ठीक है। अगर उसको कोई मानसिक दिक्कत है तो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा कोई भी टीचर। थर्ड है शिक्षक का विषय वस्तु का ज्ञान, बिल्कुल, देखिए कोई टीचर जब भी तो पढ़ा सकता है ना जब उसको उस विषय की नॉलेज हो, ऐसे बिना नॉलेज के तो पढ़ा ही नहीं पाएगा, तो विषय वस्तु का ज्ञान होना भी जरूरी है। शिक्षक का संप्रेषण कौशल, बिल्कुल, कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए। देखिए मान लो टीचर को आता है, बहुत डीपली आता है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, बच्चे के साथ क्या है कम्युनिकेट अपनी बात को नहीं कर पा रहा है, तो फिर उस चीज़ का भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मान लो टीचर को तो आता है लेकिन बच्चा तो उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा ना,
तो शिक्षक को क्या है, संप्रेषण कौशल भी आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी आनी ही चाहिए कि वो अपनी बात को अच्छे ढंग से बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सके। तो जो 16 का जो आंसर होगा कि जो टीचिंग लर्निंग को इफेक्ट नहीं करता वो क्या होता है, टीचर का अपीयरेंस, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, आपने देखा होगा एस्टेट में नहीं वाले क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं, तो इस नहीं पर आप लोग जरूर ध्यान दे लेना एस्टेट की तैयारी करने वालों। तो देखिए बताना कौन सा ऐसा कारक है, पर्यावरणीय कारक है जो एनवायरमेंटल फैक्टर है जो बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता है। पहला पोषण, बिल्कुल देखिए पोषण बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, जैसा बच्चे को पोषण देंगे वैसा ही बच्चे का विकास होगा। ठीक है। सेकंड, गर्भावस्था के दौरान माँ का मानसिक तनाव, बिल्कुल अगर गर्भावस्था में माँ को कोई टेंशन है किसी चीज़ का तो उसका बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो बच्चे पर पड़ता है। थर्ड है आपका दुर्घटना, एक्सीडेंट अगर हो रखा है तो उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर एक्सीडेंट में कहीं से चोट वगैरह लग गई या कुछ भी हो गया या किसी को कई बार सिर में चोट लग जाती है तो उसका भी जो मेंटली विकास है, अगर शरीर पे लगे तो फिजिकली जो डेवलपमेंट है उसमें कमी आ जाती है ना। तो ये तीनों ऑप्शन तो आपके हो गए राइट। फोर्थ आपका देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। देखिए यहाँ पर कई जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की वजह से भी विकास प्रभावित हो जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या लिखा हुआ मिलेगा, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हूँ जब, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंपल सा आपको लिखा हुआ है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या है, नॉर्मल वर्क कर रही हैं, सामान्य कार्य कर रही हैं, सामान्य सा हार्मोनिकल चेंज हो रहा है। तो इससे का मतलब है कि ये फोर्थ ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 17th का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्थ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार किस सीखने के नियम से संबंधित है। देखिए आप लोग को पता होगा कि थार्नडाइक ने अधिगम के सिद्धांत दे रखा है, तो उन्होंने क्या है मुख्य रूप से जो थार्नडाइक ने है ना अपने अधिगम के सिद्धांत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा हुआ था। कौन कौन से, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये इनके मुख्य नियम थे। और 5 जो थे इनके वो गौण नियम थे। अधिगम से रिलेटेड जल्दी ही वीडियो चैनल पर आने वाली है, मैंने अभी भी बोला था। ठीक है, तो ये जितने भी थार्नडाइक है, पावलोव जी, गेस्टाल्टवादी, सबकी वीडियो मैं लेके आऊँगी। तो जो अभ्यास का नियम है ना, इसको भी थार्नडाइक जी ने आगे 2 और छोटे भागों में बांट दिया। क्या, एक तो बोल दिया लॉ ऑफ यूज़, ठीक है, यानी कि उपयोग का नियम इसको बोल दो, लॉ ऑफ यूज़, और एक अब लॉ ऑफ डिसयूज। इसको भी आगे 2 छोटे हिस्सों में बांट दिया। कहने का मतलब यूज यानी कि जो चीज़ हम बार बार यूज में हमारे आती रहती है तो वो चीज़ हमें क्या है, याद रहती है, लेकिन जो हमारे यूज की चीज़ नहीं है वो धीरे धीरे हम उस चीज़ को क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। ये हमारा नियम कहता है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उपयोग का और अनुपयोग का नियम था वो थार्नडाइक के अधिगम के कौन से सिद्धांत के अंदर आता था, तो ये आपका आता था अभ्यास के नियम के अंदर। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभिप्रेरणा के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है। देखिए इधर क्या आपके सिद्धांत दे रखे हैं अभिप्रेरणा से रिलेटेड, और इधर क्या है उनके प्रतिपादक हैं। तो देखिए अभिप्रेरणा से भी रिलेटेड पूरा टॉपिक है चैनल पर, सारे सिद्धांत वगैरह। तो पहला आपका देखते हैं मूल परिवर्ती सिद्धांत। बताइए मूल परिवर्ती सिद्धांत किन्होंने दिया था। मूल परिवर्ती सिद्धांत आपका दिया था विलियम मैकडूगल जी ने दिया था, है ना, मैकडूगल जी ने, जिसमें उन्होंने क्या अपनी 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी ना। तो ये तो फर्स्ट तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ही रॉन्ग है। सेकंड, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो ने दिया था, बिल्कुल ठीक है। प्रणोद सिद्धांत वुडवर्थ जी ने दिया था, और उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत यानी कि अचीवमेंट जो मोटिवेशनल थ्योरी है वो किन्होंने दी थी, आपकी मैकलैंड जी ने दी थी। तो ये तीनों तो आपके ऑप्शन हो गए ठीक। और जो ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका मूल परिवर्ती सिद्धांत किन्होंने दिया था, मैकडूगल जी ने दिया था, तो यही क्या है, रॉन्ग है। और इन्होंने नहीं पूछा हुआ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए शिक्षा, सेकंड है दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा, सामान्य एवं दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा। देखिए जो समावेशी शिक्षा होती है ना, सभी बच्चों के लिए शिक्षा होती है, चाहे उसमें सामाजिक रूप से वंचित आ जाएं, दिव्यांग बच्चे आ जाएं, सामान्य एवं दिव्यांग बच्चे आ जाएं, या फिर कोई ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चा आ जाए, शैक्षिक रूप से जो कोई कमज़ोर बच्चा है वो आ जाए, कैसा भी बच्चा हो बिना भेदभाव के वो एक ही स्कूल में पढ़ेगा। तो समावेशी शिक्षा से क्या मतलब है, सभी बच्चों के लिए शिक्षा, चाहे कैसा भी बच्चा हो, ठीक है।
तो समावेशी शिक्षा से रिलेटेड वीडियो चैनल पर है। अब मैं बार बार ये क्यों कह रही हूँ कि वीडियो चैनल पर है, तो मेरा कहने का मेन मकसद ये है कि अगर आपको और डिटेल से ये टॉपिक समझने हैं ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन क्या क्या है, मैं बिल्कुल जैसे पूरा एक एक पॉइंट नहीं बता सकती ना इधर, क्योंकि मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो आपको और डिटेल से जानना है ना, तो उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है? कौन सा इफेक्टिव लर्निंग का क्या है, एक प्रिंसिपल नहीं है? पहला अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है ना पढ़ने के लिए, तो मोटिवेशन तो होना चाहिए। सेकंड है व्यक्तिगत पहुंच, इंडिविजुअल अप्रोच, बिल्कुल हर एक बच्चे का हमें क्या करना है, इंडिविजुअल ध्यान रखना है। थर्ड है निष्क्रिय उपस्थिति, पैसिव अटेंडेंस। देखिए मैंने ना नेगेटिव जो टैग वर्ड करा रखे ना, उसमें मैंने पैसिव वर्ड लिख रखा है, और पैसिव वर्ड जहाँ पर आ जाए ना, निष्क्रिय शब्द, समझ लो वो क्या है आपका, रोंग होगा। अब यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग निष्क्रिय उपस्थिति है, यानी कि बच्चे आ ही नहीं रहे हैं, और आ भी रहे हैं तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, निष्क्रिय उपस्थिति है। तो बच्चे आएंगे नहीं, आएंगे भी तो ध्यान नहीं देंगे पढ़ाई में, तो कैसे इफेक्टिव लर्निंग है, कैसे सीखेंगे बच्चे, ठीक है। तो ये जो थर्ड है आपका आंसर क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। और फोर्थ आपका प्रतिपुष्टि, फीडबैक देना, ठीक है। फीडबैक भी क्या है, एक तरीके का प्रभावी अधिगम है, बच्चे की कमियों को दूर करके उसको वापस से फीडबैक देना, ठीक है। फोर्थ भी ठीक है। तो जो 21 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका थर्ड आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अपना देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान के अनुसार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किस उच्चतम स्तर के अधिगम तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। देखिए ज्ञानी जी ने अपनी एक बुक लिखी थी, अधिगम की शर्तें, यानी कि कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था कि हम कैसे लर्निंग करते हैं, इसको 8 हिस्सों में बांटा था, ठीक है। ऐसे एक ट्रायंगल ली थी उन्होंने इस तरीके से, और इसके कर दिए थे इन्होंने 8 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो यहाँ पर है ना, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी, आप दिन में के ना 2-3 बार उसी ट्रिक्स को रटते रहना, आपको ज्ञान की थ्योरी हो जाएगी लर्न, ठीक है। ये 8 के 8 पार्ट लर्न हो जाएंगे, वरना भूल जाते हैं बच्चे। देखिए कोई बच्चा है वो एसएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है। किसकी तैयारी कर रहा है, एसएससी की, एसएससी की तैयारी कर रहा है। वो टीचर के पास गया और मैम को जाकर बोलता है कि मैम एसएससी वेरी डिफ़िकल्ट, कि भाई एसएससी तो बहुत डिफ़िकल्ट है, एसएससी वेरी डिफ़िकल्ट। अब टीचर उसको बोलती है कि बेटा कंसेप्ट क्लियर करो, रूल लर्न करो, जो आपके मैथ के रूल वगैरह ना उनको लर्न करो, आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो क्या ट्रिक्स बनी हमारी, एसएससी वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। और तो फिर टीचर अब क्या कहती है, कंसेप्ट क्लियर करो, रूल लर्न करो, प्रॉब्लम आपकी सोल्व। तो देखिए अब इसकी फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ। एस से पहले में आपका आएगा सिग्नल, ठीक है, सिग्नल, संकेत जिसको बोलते हैं। एस सेकंड एस आर, ठीक है। सी से आपका हो जाएगा चेन लर्निंग, श्रृंखला जिसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, क्योंकि फिर बाकी तो मैं डिटेल से जब करवाऊंगी ना, चैनल पर वीडियो आएगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ, ठीक है। तो पहले एस से हो गया आपका सिग्नल, सेकंड एस से आपका क्या हो गया, एस आर लर्निंग, थर्ड से आपका क्या हो गया, चेन लर्निंग, फोर्थ से आपका हो गया वी से वर्बल, जिसको बोलते हैं शाब्दिक, है ना, वर्बल। डी से आपका क्या बन जाएगा बताइए, डी से आपका बन जाएगा डिस्क्रिमिनेशन, जिसको विभेदात्मक में भी बोलते हैं। सी से मैंने बता दिया कंसेप्ट क्लियर करो बेटा, तो कंसेप्ट ही आ जाएगा। आर से मैंने बोल दिया बेटा रूल याद करो, तो रूल ही आ जाएगा, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व, तो लास्ट में आ जाएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व। अब इन्होंने क्या कहा कि जो ये अपना एक ट्रायंगल बनाई है ना, ये कैसे जाती है, पहले हम सरल चीज़ों को करते हैं, उसके बाद हम क्या कठिन स्तर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि ये ट्रायंगल कैसे जा रही है, सरल से कठिन की तरफ जा रही है। अब जो नीचे के 4 स्तर है ना, SSCV, ये वाले 4 SSC वेरी, ये 4 जो स्तर हैं ये आपके क्या हैं, लोअर लेवल के हैं, निम्न स्तर के हैं, और जो ऊपर के 4 हैं ये उच्च स्तर के हैं। और जो सबसे ऊपर आया देखिए, पहले नंबर पे आया है ये S, सेकंड पे ये वाला एस, सी पे ये चेन लर्निंग, वी से वर्बल, डी से डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे है ना, ये 1 बाय 1 हम ऊपर चढ़ रहे हैं। और जो टॉप पर आया है ना, जो सबसे उच्च स्तर है, जो बिल्कुल टॉप का स्तर है, वो आपका क्या है, प्रॉब्लम सोल्व, ठीक है। ये जो ऊपर का आया ना, ये वाला 8th, ये आपका क्या है, प्रॉब्लम सोल्व। और इस श्रृंखला को ना ऐसे ही आपको लाइन में ही याद करना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप फर्स्ट पॉइंट पहले याद कर लो, थर्ड अलग से, फोर्थ, नहीं, ये बिल्कुल क्या है, लाइन से ही आपको लर्न करना है। और लर्न करने की मैंने ट्रिक्स बता भी दी आपको।
कि एसएससी वेरी डिफ़िकल्ट। अब डिफ़िकल्ट है तो टीचर्स को कुछ ना कुछ सजेशन देगा बच्चे को, क्या बोलेगा कि बेटा आप क्या करो, कंसेप्ट क्लियर कर लो, रूल याद कर लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। तो कंसेप्ट और उसके बाद क्या होगा, रूल और प्रॉब्लम सॉल्व, ये तीनों आपके हो जाएंगे यहाँ पे लर्न। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना मिक्सअप सा हो गया ऐसे ना, क्योंकि स्क्रीन छोटी है ना, तो मेरे ख्याल से आप लोग को आया होगा समझ में। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। गहने के अनुसार क्या था, जो उच्चतम स्तर था वो कौन सा था, अभी हमने किया है। सबसे जो ऊपर पर क्या आया था, उस बच्चे की क्या हो रही थी, प्रॉब्लम सोल्व हो रही थी। तो जो सबसे ऊपर वाले पे आएगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम सोल्विंग लर्निंग, ये सेकंड वाला। ठीक है, ये सेकंड वाला समस्या समाधान। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है, स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत में, स्टर्नबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दे रखा है, बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत दे रखा है। ठीक है, उन्होंने किन 3 पहलुओं पर बल दिया है। ठीक है, कौन कौन से 3 एस्पेक्ट्स पर फोर्स किया है उन्होंने। तो देखिए, पहला आपका स्टर्नबर्ग जी ने ना 3 पहलुओं पर बल दिया। पहला तो कंपोनेंशियल यानी कि घटकीय, सेकंड आपका एक्सपीरियंशियल अनुभवजन्य, और जो थर्ड आपका होएगा कॉन्टेक्चुअल संदर्भात्मक। इन 3 पहलुओं पर बल दिया था इन्होंने ना। घटकीय का एक और नाम आ जाता है कई बार लिखा हुआ पेपर में, एनालिटिकल भी, यानी कि विश्लेषणात्मक भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कई बार, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। अनुभवजन्य की जगह कहीं पर क्रिएटिव, ठीक है, क्रिएटिव से रिलेटेड भी मिल जाएगा, तो ये भी मिल जाएगा। और संदर्भात्मक की जगह कहीं पर आपको बिहेवियरियम, ठीक है, बिहेवियर से रिलेटेड भी आपको शब्द मिल जाएगा, बिहेवियरिज्म। ठीक है, तो ये भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, घटकीय में ही क्या है, घटकीय का काम ही क्या होता है, किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना होता है, विश्लेषण करना होता है। हिंदी में आपको विश्लेषणात्मक लिखा भी मिल सकता है। अनुभवजन्य क्रिएटिव से रिलेटेड था, सृजनात्मक से रिलेटेड था, तो सृजनात्मक भी लिखा हुआ मिलता है कई बार आपको। और संदर्भात्मक में कई बार आपको व्यवहारात्मक, ये रहा बिहेवियर भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई बार पेपर में क्या है, इन तीनों का नाम बदल के भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो वैसे तो 23 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बी डी, कौन से में है, ए बी डी, थर्ड आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये भी मैंने पूरा ना ट्रिक्स के साथ, कि जैसे मकान हम कैसे बनाते हैं, ईंट रोड़ी बजर पर की ट्रिक से मैंने इसको चैनल पर समझा रखा है, तो वहाँ पर भी आप इसको जाकर देख सकते हैं, अच्छे से डिटेल में आ जाएगा आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए कौन सा शैक्षिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं है। ठीक है, विच एजुकेशनल इंटरवेंशन इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्लो लर्नर। बच्चा क्या है, स्लो लर्नर है, तो बताइए उसके लिए क्या चीज़ उपयुक्त नहीं है। पहला है त्वरण, जिसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। देखिए, त्वरण किसके लिए होता है, जो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होता है। एक्सेलरेशन का मैंने मतलब बताया भी था ना, त्वरण का मतलब कि कोई चीज़ जो हम जल्दी जल्दी से करते हैं, ये हमारा हमेशा होता है प्रतिभाशाली बच्चे के लिए, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चा कोई भी कंसेप्ट है वो बहुत जल्दी से लर्न कर लेता है, तो हम फिर उसको और आगे का करवाते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा, ये उपयुक्त नहीं है। सेकंड आपका उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि रिमीडियल टीचिंग। क्या होती है रिमीडियल टीचिंग, जैसे अगर मान लो कोई बच्चा कमी कर रहा है, कहीं पर कोई बच्चा मिस्टेक कर रहा है, तो उस टाइम पर उस कमी को दूर करना, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिमीडियल टीचिंग, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। मान लीजिए आप बच्चे को रीडिंग ही करा रहे हो, रीडिंग में बच्चा क्या कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है, पढ़ते हुए बच्चा मिस्टेक कर रहा है, तो आप वहीं पे बोलोगे कि बेटा आपको ना ये यहाँ पर ये ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे पढ़ना है, ये गलत बोल रहे हो आप। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिमीडियल टीचिंग, बच्चे की कमियों को दूर करना उपचारात्मक शिक्षण होता है। ठीक है, तो थर्ड आपका अभ्यास कार्य, पता ही होगा आपको, ड्रिल ब्रिक, बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना। देखो प्रैक्टिस तो, अगर कोई बच्चा पहले ही स्लो लर्नर है तो हमें उसकी बार बार प्रैक्टिस करवानी चाहिए, ताकि उसको अच्छे से प्रैक्टिस के बाद अच्छे से याद हो जाए। तो सेकंड भी आपका होएगा, थर्ड भी। ठीक है, बच्चे की कमियों को भी दूर करना है आपको, और अभ्यास भी आपको करवाना है। फोर्थ आपका सहकारी शिक्षण विधि, कोऑपरेटिव टीचिंग लर्निंग। इसमें क्या होता है, बच्चे एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं। इसमें एक छोटा सा ग्रुप बना दिया जाता है बच्चों का। ठीक है, इसमें जो बच्चे प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे एक दूसरे की सहायता से करते हैं। तो ये तीनों तो हो गए आपके ठीक। ठीक है, जो आपका रॉन्ग होगा वो क्या होगा, फर्स्ट, और जो फर्स्ट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, नहीं आपका पूछा हुआ है, ये रहा नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं अपना, क्या कह रहा है, किशोरावस्था में स्वीकृत सामाजिक व्यवहार, किसकी बात हो रही है, सामाजिक व्यवहार की बात हो रही है, के लिए कौन सा पैटर्न सही है। ठीक है, पहला है नेतृत्व कुशलता, बिल्कुल लीडरशिप का गुण होना चाहिए, किसमें, सामाजिक व्यवहार के लिए, बिल्कुल। सेकंड है इम्पैथी, प्रानुभूति, बिल्कुल होना चाहिए। इम्पैथी का मतलब आप लोगों को पता होगा कि दूसरे की फीलिंग को समझना, अंडरस्टैंड करना, तो उसको इम्पैथी बोलते हैं। थर्ड आपका अहम केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म, बिल्कुल भी नहीं। अहम का मतलब क्या होता है, खुद पे ध्यान देना ना, खुद की ही फीलिंग को समझना, खुद पे ज़्यादा फोकस करना, खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना,
ठीक है, ये बता भी रखा मैंने एम केंद्रिता का पहले भी। रूढ़िवादिता बिल्कुल भी नहीं। रूढ़िवादिता यानी कि स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो घिसा पिटा रूप होता है ना, ठीक है, समाज में जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, ठीक है, घिसी पिटी अगर कोई चीज़ है तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग। तो बिल्कुल वो भी नहीं, क्योंकि जहाँ पर हमें कुछ चेंजेस का लगता है कि यहाँ पर चेंज होना चाहिए तो उस चीज़ को चेंज कर देना चाहिए, रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दो तो आपके ऑप्शन हो गए गलत, सी और डी। और आपके राइट कौन कौन से हैं, ए और बी। तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है इसी में है आपका ए और बी, यानी कि 25 का आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आजकल सीसीई पैटर्न चला हुआ है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सीसीई पैटर्न। ठीक है, तो इसके लिए क्या सही अर्थ है। पहला, सीसी पैटर्न में हमें लगातार परीक्षाएं लेनी चाहिए, यानी कि कॉन्टिन्यूस आप क्या करते रहो, टेस्ट लेते रहो, टेकिंग फ्रीक्वेंट टेस्ट, लगातार बार बार टेस्ट लो। सेकंड है आपका उपयुक्त अंतराल के बाद निरंतर परीक्षाएं, यानी कि एक हमें गैप देना है, एक इंटरवल देना है, उसके बाद हमारे टेस्ट होने चाहिए। बिल्कुल देखिए सीसी पैटर्न में ना यूनिट टेस्ट भी एक पीरियड के बाद होते हैं, एक टाइम के बाद लेते हैं कि भाई 1 महीने में 1 यूटी होगा, आपका यूनिट टेस्ट होगा, है ना। तो एक अंतराल के बाद हम टेस्ट लेते हैं, ऐसे रोज़ की रोज़ थोड़ा ना टेस्ट लेंगे, लगातार टेस्ट ही लेते थोड़ी रहेंगे। ठीक है, सी है आपका शैक्षिक तथा शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना। बिल्कुल देखिए आपको क्या यहाँ पर शिक्षा का भी मूल्यांकन करना है बच्चे का, और साथ में जो आपका सह शिक्षा, यानी कि अगर बच्चा क्या है बाकी एक्टिविटी में कैसा है, खेल कूद में कैसा है, कोई अदर एक्टिविटी है स्कूल में, सिंगिंग है, डांसिंग है, पेंटिंग है, राइटिंग कंपटीशन है, बाकी शिक्षा के अलावा भी तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है ना स्कूल में, तो उन दोनों को ही मिला के हमें बच्चे का मूल्यांकन करना है। ठीक है, सिर्फ एक शिक्षा पर ही नहीं बल्कि ओवरऑल उसका हमें क्या करना है, मूल्यांकन करना है। ठीक है, टू इवैल्यूएट स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक बोथ एस्पेक्ट्स, बिल्कुल हमें दोनों एस्पेक्ट्स पर, दोनों पहलुओं पर ध्यान देना है। डी है आपका केवल शैक्षिक उपलब्धि मापना, बिल्कुल भी नहीं, हमें सिर्फ एजुकेशन अचीवमेंट थोड़ी ना मापना है, हमें बच्ची का क्या है ओवरऑल जो अचीवमेंट है वो नापना है कि भाई शिक्षा में कैसा है और शिक्षा के अलावा भी वो बच्चा कैसा है। ठीक है, और आपको पता भी होगा आजकल स्कूल्स में मिलते हैं ना ये मार्क्स कि बच्चे की अटेंडेंस कैसी है, बच्चा डिसिप्लिन में कैसा है, इन सब के भी मार्क्स मिलते हैं। तो सब किस में आते हैं, शैक्षिक मूल्यांकन में ही तो आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी और सी आपका क्या है, राइट था, इसमें क्या था, बी और सी राइट था, तो बी और सी में आपका है सेकंड ऑप्शन, ये सेकंड वाला आपका हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह शिक्षा जो करके सीखने को बढ़ावा देती है, यानी कि वह एजुकेशन जो लर्निंग बाय डूइंग पर क्या करती है, फोकस करती है, और सीखने के लिए विद्यार्थियों को उनके वातावरण के साथ अंतःक्रिया सुनिश्चित करती है। तो जो बच्चा है वो कैसे सीखता है, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके सीखता है, तो ऐसी शिक्षा को क्या कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, बच्चे इन चारों में बड़ा कन्फ्यूज रहते हैं कि ये वाली कौन सी शिक्षा है। द एजुकेशन विच प्रमोट्स लर्निंग बाय डूइंग एंड एंश्योर द स्टूडेंट्स इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट टू लर्न, हमें एनवायरनमेंट के साथ क्या है, इंटरेक्ट करके सीखना है। तो ऐसी शिक्षा कौन सी कहलाती है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन। देखिए स्पेशल एजुकेशन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये एजुकेशन कुछ स्पेशल बच्चों के लिए होती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, प्रतिभाशाली है, उसके लिए भी स्पेशल एजुकेशन हो सकती है, या बिल्कुल शैक्षिक दृष्टि से बहुत ही कम बच्चा है, उसके लिए भी अपनी स्पेशल एजुकेशन हो सकती है। या बच्चे को किसी तरीके की दिक्कत है, जैसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, या फिर बच्चे को देखने में दिक्कत है, उनके लिए विशिष्ट शिक्षा हो सकती है। ठीक है, तो इसमें लर्निंग बाय डूइंग का तो कहीं पर जिक्र ही नहीं हुआ है, तो ये वाली शिक्षा तो इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर रही है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया रॉन्ग। सेकंड जो आपकी प्रगतिशील शिक्षा होती है ना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये हमारी होती है लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करती है कि हमें बच्चे का सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष को ही नहीं, कोग्निटिव डेवलपमेंट ही नहीं करना, बल्कि बच्चे का क्या भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक हर तरीके का डेवलपमेंट करता है प्रगतिशील शिक्षा, ये चीज़ कहती है। ठीक है, और बच्चे का ये कैसे होगा, ये वाला डेवलपमेंट कैसे होगा, करके सीखने से ही बच्चे का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और वातावरण में भी होगा। देखिए जो मान लो, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में तो सामाजिक विकास भी आता है, तो सामाजिक विकास कैसा होगा, हम वातावरण में अपने आस पड़ोस में जैसे बातचीत करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा सामाजिक विकास भी होगा। ठीक है, तो ये जो हर चीज़ जो करके सीखने पर और वातावरण के साथ अंतःक्रिया सुनिश्चित करती है, वो कौन सी शिक्षा होती है, अपनी प्रगतिशील शिक्षा होती है। लेकिन सेकंड इसका आंसर होगा, फिर भी मैं आगे देखो इन दोनों ऑप्शन को भी बता देती हूँ। एकीकृत शिक्षा क्या होती है और समावेशी शिक्षा क्या होती है। देखिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता है, बच्चों को हम ना एक ही स्कूल में पढ़ाते तो हैं। देखिए मान लीजिए आप एक नॉर्मल सा मैं एग्जांपल देती हूँ, आपके स्कूल में क्या बच्चे आ रहे हैं
या तो वो फिजिकली हैंडीकैप हैं, या मान लीजिए स्पेशल बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, आप उनको इकट्ठा करके सेम बच्चों के साथ बिठा रहे हो, सामान्य बच्चों के साथ बिठा रहे हो, लेकिन आप उनको अलग से फैसिलिटी नहीं दे पा रहे। अगर मान लीजिए आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 में से 2 या 3 स्पेशल हैं, तो आप क्या करोगे, उन 2-3 जो बच्चे हैं स्पेशल वालों पे इतना ध्यान नहीं देते हो, उनके अकॉर्डिंग थोड़ा इतना पढ़ाते हो, आप तो पूरी क्या है मेजोरिटी के हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हो, ठीक है। तो इसी का मतलब है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड ना एक नाम से ही अगर मैं मोटे तौर पर बोलूँ ना, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है इकट्ठा करना। आपने इकट्ठा तो कर लिया, तो लेकिन आपने वो फैसिलिटी नहीं दी बच्चे को, तो ये होता है हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, तो जो इतनी कारगर नहीं है। अगर हम खाली बच्चों को वहाँ पर इकट्ठा करके बिठा लेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा बच्चे का, ठीक है। हमें फ़ायदा जब होगा जब हम उसकी स्पेशल नीड को भी पूरा करें। अगला होता है आपका समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होता है, अब हम बच्चे को इकट्ठा नहीं करना है, बच्चे को सेम क्लास में लेकर ही नहीं आना है, बल्कि उसकी ज़रूरतों के हिसाब से उन ज़रूरतों को पूरा करना है। जैसे अगर मान लीजिए किसी बच्चे को क्या है, देखने में दिक्कत है या फिर सुनने में दिक्कत है, तो हमें वो क्या करने पड़ेंगे, वो टूल बच्चे को देने पड़ेंगे, वो उपकरण बच्चे को हमें उपलब्ध कराने की कोशिश करनी पड़ेगी। हम उनकी जो कमियों के हिसाब से उन्हें क्या करेंगे, शिक्षा देंगे। आई है बात समझिए। तो जो भी स्पेशल बच्चे हैं तो स्पेशल नीड के हिसाब से हमें उन्हें ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा समझ में। तो जो 27 का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा। आपको पता भी होगा जो प्रगतिशील शिक्षा है वो क्या हमारी बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी नहीं है। बच्चा कैसा है, विच टीचिंग स्पोर्ट मटेरियल इज नॉट यूजफुल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। वीआई बच्चा है, दिखने में उसको प्रॉब्लम है, तो बताइए कौन सी सहायक सामग्री उपयोग में नहीं आएगी। पहला ब्रेल सामग्री तो बिल्कुल आएगी, बच्चा ब्रेल विधि से ही पढ़ता है जिसको दिखने में दिक्कत है। सेकंड है बोलती किताबें, बिल्कुल। टॉकिंग बुक्स, अब टॉकिंग बुक्स ये नहीं है कि जो आपके सामने किताबें यही बोलना शुरू कर देंगी, नहीं। टॉकिंग बुक्स का मतलब ये है कि जो बुक्स है ना उसकी रिकॉर्डिंग होती है, और वो जैसे फिर अब बच्चे को क्या रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो बोलती किताबें भी बच्चे के लिए ज़रूरी है, सुनता रहेगा बच्चा। थर्ड है फिल्म स्ट्रिप्स, नहीं फिल्म स्ट्रिप्स ठीक नहीं है, बच्चा देख ही नहीं पा रहा तो फिल्म को कैसे देख पाएगा, ठीक है, फिल्म स्ट्रिप्स देख ही नहीं पाएगा। फोर्थ है आपका उभरे हुए मानचित्र, बिल्कुल उभरे हुए मानचित्र भी बच्चे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा क्या देखो, जो ब्लाइंड बच्चा होता है ना वो जैसे ये ब्रेल लिपि भी हुई, इसमें क्या उभरे हुए अक्षर होते हैं, और बच्चा ना इन अक्षरों को ना टच कर करके ऐसे हाथ फेर फेर कर ही समझता है कि अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही जो मानचित्र है उसको भी वो हाथों के थ्रू ही क्या समझने की कोशिश करेगा, उस पर हाथ फेरेगा मानचित्र पर और समझने की कोशिश करेगा कि हाँ कैसा मानचित्र है। तो उभरा हुआ मानचित्र भी होना चाहिए, एम्बोस्ड मैप भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो नहीं का आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड इसका राइट आंसर आपका, ठीक है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, ये वाला फिल्म स्ट्रिप्स। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों के सही गुट का चयन कीजिए, ठीक है। कौन कौन से ऐसे वो हैं फैक्टर्स हैं जो हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट आपका अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, बिल्कुल मोटिवेशन से हमारी लर्निंग होती है ना। सेकंड है हमारा अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड, देखिए हर एक इंसान की अपनी क्षमता होती है ना, क्षमता के अकॉर्डिंग वो सीखता है, तो अभिक्षमता भी बहुत ज़रूरी है लर्निंग के लिए। थर्ड है इंटरेस्ट भी होना बहुत ज़रूरी है, अभिरुचि, जिसमें इंटरेस्ट होता है ना जिस चीज़ में, तो उसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ है आपका अवधान यानी कि अटेंशन, आप उस चीज़ पर कितना ध्यान लगाते हैं, कितना आप उस पर अटेंशन देते हैं, वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अधिगम के लिए तो चारों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ABCD 4 ऑप्शन हो गए, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ABCD, ठीक है। तो 29 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक अधिगम कठिनाई जो बच्चे के लिए वर्णों और शब्दों में अंतर करने में समस्या उत्पन्न करता है, यानी कि एक तरीके से बच्चे को क्या है, जो अक्सर हैं उनको समझने में दिक्कत होती है। लर्निंग डिफिकल्टी दैट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर ए चाइल्ड टू डिस्टिंग्विश लेटर्स एंड वर्ड्स, ठीक है। तो मैंने कितनी बार बताया है, ये वाला क्वेश्चन हर बार घुमा फिरा के आया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार ऐसे आया हुआ है, पठन विकार से संबंधित जो दोष होता है वो कौन सा होता है, ऐसे आया हुआ है। वर्तनी से संबंधित जो दोष होता है वो कौन सा होता है, वो आया हुआ है। एक बच्चा वाज को सा पढ़ता है, सा को वाज पढ़ता है, तो उसमें कौन सा दोष है। देखो एक ही क्वेश्चन को उन्होंने इतनी तरीके से घुमाया हुआ है, ठीक है, और बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, आता है बच्चों को लेकिन कंफ्यूज यहाँ पर हो जाते हैं क्वेश्चन के घूमते ही। तो देखिए अब यहाँ पर क्या दे दिया, एक बच्चा है उसको वर्णों में यानी कि लेटर्स को समझने में कठिनाई है और शब्दों को समझने में कठिनाई है। तो एक तरीके से यही हुआ ना कि मान लीजिए कोई बच्चा वॉज है, वॉज में W है यहाँ पर, S यहाँ पर, ये लेटर है। अब बच्चा वॉज को क्या पढ़ेगा, सा पढ़ेगा, ठीक है। इसको W और S में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है बच्चे को। तो अभी खुद से बताओ ये कौन सा विकार है बच्चे का, इतनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये अपना डिसलेक्सिया है ना।
स्पेलिंग से रिलेटेड अगर कोई बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है, वर्तनी से संबंधित कोई मिस्टेक करता है, पठन विकार अगर बच्चे को है, तो कौन सा होता है? अपना डिसलेक्सिया होता है। तो देखिए इस एक क्वेश्चन को ही पता नहीं कितनी बार घुमाया और हर क्वेश्चन में आया हुआ है, हर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, लेकिन हर बार घुमा के आया हुआ है ना। तो आपको इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना है, इन्हीं कंसेप्ट पर ध्यान देना है।